हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो सिंधु नदी के आसपास बनी थी, विकसित हुई थी। सिंधु नदी के आसपास जो घाटी बनी थी उसी के अंदर ही इसने पूरा का पूरा अपना फैलाव बनाया था ज्यादातर। और हड़प्पाई जो मोहर है वो सिंधु घाटी सभ्यता की या फिर हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्टतम वस्तु में से एक है। इन मोहरों को किससे बनाया जाता था? सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाया जाता था। और इन मोहरों के ऊपर जो जानवरों के चित्र हैं उनको भी उकेरा जाता था, उनको भी बनाया गया है। जानवरों के जो चित्र हैं वो बनाए क्यों गए हैं? अनपढ़ लोगों को समझ में आ जाए कि उसके ऊपर क्या लिखा है या फिर क्या चीजें उसमें व्यक्त करने की कोशिश करी गई है मोहरों के ऊपर। तो जानवरों के चित्र या फिर कोई भी जो चित्र बनाए गए हैं किसी भी मोहर के ऊपर, वो क्यों बनाए गए हैं? जिससे ये समझ में आ जाए अनपढ़ लोगों को कि उस चीज में लिखा क्या गया है। और साथ के अंदर फिर आगे चल के इन्होंने बताया है संस्कृति शब्द का मतलब। पुरातत्वविद जो है वो संस्कृति शब्द का मतलब किससे जोड़ते हैं? एक कालक्रम के एक ही चीजें मिलने वाली चीजों से। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम अभी की संस्कृति की बात करें तो हिंदू संस्कृति में क्या चीजें आती है? हिंदू संस्कृति में आती है जैसे हम त्योहार एक जैसे मनाते हैं, उसमें भगवान एक जैसे होते हैं, हमारी पोशाक एक जैसी होती है, हमारी जो छुट्टियां होती है वो एक जैसी होती है, हमारा रहन सहन एक जैसा है। ये सब चीजें संस्कृति में आती है। तो एक ही कालक्रम की जो रहन सहन होता है या फिर आपको कह सकते हैं जीवन शैली हो गई या फिर चीजें यूज करने वाली हो गई, वही चीजें संस्कृति में डाली जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति है उसको हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक हड़प्पा संस्कृति, देन इसके बाद उत्तर हड़प्पा संस्कृति और फिर उसके बाद की भी हड़प्पा संस्कृति जो आपकी बिल्कुल नई नई हड़प्पा संस्कृति थी। नई नई मतलब जो अभी के टाइम पे भी वहां पर है। लोग तो रह ही रहे हैं ना, जगह को छोड़ के एक टाइम पे जाया जा चुका था, उसके हजारों शताब्दियों बाद फिर से वहां पर विकसित हुए वो स्थल और वापस से फिर उसके बाद जो पतन हुआ था उसके बाद वापस से विकसित हुआ। ऐसे ऐसी चीजें हो रही थी। फिर यहाँ पर बताया गया है हमें हड़प्पा सभ्यता के जो स्रोत मिले हैं वो क्या क्या मिले हैं? बाट, मोहर, हड़प्पा के कुछ हमें वो भी मिले हैं, क्या कहते हैं, पट्टिका, पट्टिका भी मिली है, मृदभांड भी मिले हैं। ये सब चीजें हमें मिली है, पत्थर के फलक मिले हैं, पकी हुई ईंटें मिली हैं। ये सब चीजें हमें क्या है? उनके स्रोत के रूप में पता चलता है, हड़प्पा सभ्यता के स्रोत के रूप में पता चलता है। और ये वस्तुएं मिली कहां से? अफगानिस्तान, जम्मू। जम्मू के आगे कश्मीर नहीं लिखा गया है क्योंकि कश्मीर अलग हिस्सा हुआ करता था, या फिर मैं ये कहूं कश्मीर अलग रियासत हुआ करती थी। रियासत मतलब राजा के अंडर जो आता है। तो अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारे के सारे जो स्थल हैं, ये सब स्थलों पे आपके हड़प्पा पूरा वस्तुएं मिली हैं। मतलब ये सारे स्थल जो है वो किससे संबंधित है? वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपका काल निर्धारण बता रखा है कि इस हड़प्पा संस्कृति का काल निर्धारण या फिर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण क्या है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व। बात करना है हमें कि कहां से कहां तक है। फिर उसके आगे चल के ना हमें पता चला कि जो स्टार्टिंग होती थी इसकी हड़प्पा सभ्यता की जब स्टार्टिंग में ये लोग आए थे तो ये कृषि, पशुपालन, ये सब चीजें करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। और जीवन निर्वाह के कुछ तरीके हमें पता चले हैं। जीवन निर्वाह के तरीके मतलब जीवन जीने के तरीके या फिर जीवन किस तरह से निर्वाह किया जाता था उसके तरीके हमें पता चले हैं। तो हमें पता चला है कि पेड़ पौधों से जो उत्पाद मिलता था उससे ये खान पीन अपना वो करते थे, मतलब जो बीज हो गए या फिर जो चीजें इनको फल वगैरह, सब्जियां वगैरह जो भी प्राप्त हो रहे पेड़ पौधे से, उनसे ये अपना एक तरह से पेट भर लेते थे। साथ में इनके भोजन के अंदर मछली भी शामिल थी क्योंकि वो सिंधु नदी के आसपास ये पूरी की पूरी सभ्यता विकसित हुई है, तो मछलियां वहां से मिलती होंगी नदियों से। साथ में कई स्थलों से जले अनाज के दाने भी मिले हैं, बीज भी मिले हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि ये खेती भी किया करते होंगे। जिसमें यहाँ पे बताया गया है जो गेहूं, राई, मटर, दाल, सफेद चना, तिल, सरसों और भी चीजों का ये पैदा किया करते होंगे अनाज के रूप में। बाजरे के दाने जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? गुजरात के स्थल से मिले हैं। और लोथल से हमें चावल के भी दाने प्राप्त हुए हैं, जैसे हमें इन सब के बारे में पता चलता है कि कहां पर क्या चीजें उगाई भी जाती होंगी। तो स्पेसिफिक बता रखी है, बाजरे के दाने जो गुजरात से है और लोथल से जो किसके मिले हैं? आपके चावल के दाने। तो ये चीजें हमें याद करनी है। साथ में उनको अगले पैराग्राफ में बता रखा है कि बहुत सारे पशु भी पाला करते थे। पशु जिसके अंदर आपका बैल, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर ये सब पालते थे। और कुबड़ वाला जो सांड हुआ करता था वो इनको विशेष रूप से प्रिय था। और इसके अंदर वराह को सुअर कहा रखा है, याद रखना वराह आपका यूज करा गया है सुअर के लिए। और हिरण, घड़ियाल, इन सबकी भी हड्डियां मिली हैं, मछलियों की भी हड्डियां मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब इनको खाते होंगे या फिर पालते होंगे दूध, मांस, इन सब चीजों के लिए, इनके खाल, दूध, मांस के लिए।
तो ये सब चीजें हमें पता चलती हैं। फिर थोड़ा सा आगे चलते हुए नेक्स्ट वाले जो हमारा है टॉपिक, उसके अंदर कृषि प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी ये यूज करते थे कृषि के अंदर। तो इन्होंने स्टार्टिंग करी है पैराग्राफ की, हमें कैसे पता चलता है कि वो कृषि करते थे। तो हमें एक ना मूर्तियां मिली है, छोटी छोटी खिलौने टाइप के मिले हैं, जिसके अंदर हमें वृषभ मिला है। वृषभ होता है बैल, बैल के छोटे छोटे खिलौने मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि शायद उनको वृषभ के बारे में जानकारी थी, उन्हें बैल के बारे में जानकारी थी, जिससे हमें लगता है कि वो वृषभ का किसमें यूज करते होंगे, खेती करने के अंदर, जो जोतना होता है उसके अंदर यूज करते होंगे। यहाँ पर उन्होंने बताया है विकसित हड़प्पा स्थलों से अनाज के दाने मिले हैं, जिससे हमें ये तो पता चल जाता है कि वो कृषि तो करते थे। और कृषि किस तरह से करी जाती थी उसका हमने अनुमान किससे लगाया, जो खिलौने प्राप्त हुए हैं बैल के। तो बैल के बारे में उन्हें जानकारी थी, ये भी हमें पता चल गया। और चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली, जिसे हरियाणा में शामिल है, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप भी मिले हैं, कि हल चलाया जाता होगा वहां पर, तो वो भी हमें प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त हमें पुरातत्वविदों को कालीबंगन, जो राजस्थान में है, वहां पर कूड़े पर धल रेखा के साक्ष्य मिले हैं, और आरंभिक हड़प्पा स्तरों से वो संबंधित लगता है। आरंभिक मतलब शुरुआती, चीजें चेंज हो जाती हैं आगे चल के, और भी चीजें चेंज हुई थी, लेकिन स्तर बाय स्तर अगर हम वो करते हैं ना, उत्खनन करते हैं, तो हमें पता चल जाता है क्या चीजें कहाँ पर हो रखी है, मतलब मिट्टी किस तरह से उपजाऊ थी, नहीं थी। और वहां की मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ थी, जो सिंधु नदी की मिट्टी, मतलब सिंधु नदी के आसपास की घाटी की जो मिट्टी निकलती है, वो सारी बहुत उपजाऊ मिट्टी थी। लेकिन आज के टाइम पे सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी आपकी कहाँ की साइड की है, यहाँ की गंगा मैदान की। गंगा मैदान पता है ना, गंगा की घाटी का पूरा हिस्सा जो पड़ता है, वो सारा का सारा आपका जो है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। मतलब आपका ये खेत ऐसे चल के ऐसे ऐसे कटा हुआ है, मतलब आपका दो समूह बने हुए हैं, समकोण पे काटे हुए हैं, मतलब ऐसे चल के ऐसे एक है, और फिर ऐसे चल के ऐसे एक है, दोनों आपके 90 डिग्री पे कटे हुए हैं, तो दो बने हुए हैं। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में, सिंधु के जो लोग थे ना, ये इन्होंने ही करा था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही करा था। और यूनान के लोगों ने इसे जो सिंडन कहा है, वो आपका सिंधु से ही निकला है। यूनान के लोगों ने जो सिंडन नाम दिया है इसको, कपास को, वो आपका सिंधु से ही निकला हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कपास का जो सबसे पहले उत्पादन किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता वाले लोगों के द्वारा। फिर आगे चल के हमने इनके औजारों के बारे में थोड़ी जानकारी पता चली है, कि ये फसलों की कटाई के लिए थोड़े से औजार की यूज करते थे। तो औजार कैसा होता था, एक तरह से लकड़ी के फलक के अंदर आगे धातु का उपकरण फंसाया जाता था। लकड़ी की होती थी, जिसके अंदर जैसे हमारा हथौड़ा होता है, हथौड़े के अंदर ऊपर का धातु लगाई जाती है, तो वैसे ही लकड़ी के फलक के अंदर आगे आगे कोई एक धातु लगाई जाती थी, जिससे काटने के लिए यूज करता था। जिसके अंदर यहाँ पर आपके कुछ दे भी रखे हैं आगे के वो, कि ऐसे ऐसे वो बनाया जाता था। फिर आगे कृषि के बारे में बात होती है, सॉरी कृषि नहीं, सिंचाई के बारे में बात होती है। तो सिंचाई किस प्रकार से करते थे, तो यहाँ पर बताया गया है, ज्यादातर जो इसका हिस्सा है ना, वो अर्ध शोषक क्षेत्र है। अर्ध शोषक क्षेत्र का क्या मतलब होता है, आधा वो सूखा हुआ, ज्यादा वर्षा नहीं होती है, कम मात्रा में वर्षा होती है। कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता तो पड़ती होगी उस जगह पर, शोषक क्षेत्र के अंदर। तो अफगानिस्तान में जो शौतुगई जगह है, वहां से सिंचाई के काफी ज्यादा वो मिले हैं, नहरें के अवशेष मिले हैं। जबकि जो पंजाब और सिंध का इलाका पड़ता है, या फिर वहां सिंधु का इलाका पड़ता है, वहां से नहीं मिले, क्योंकि वहां पर नहरों की आवश्यकता ही नहीं थी। वहां पर अच्छा खासा पानी सिंधु नदी से ही आ जाता था, और सिंधु नदी की सहायक नदियों से भी आ जाता था। फिर आगे चल के बात होती है कि बहुत सारी ऐसी नहरें हुआ करती होंगी जो अब गाद से भर गई हैं, तो हमें उसकी वजह से भी हमें बहुत सारी नहरों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बाढ़ आई होगी, जिसकी वजह से वो गाद से भर गई होंगी नहरें, तो इससे हमें पता नहीं चलता। तो इसके आगे फिर बताया गया है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुओं का प्रयोग भी किया जाता होगा सिंचाई के लिए, कुओं जलाशयों का प्रयोग किया जाता होगा, जिसके अंदर वर्षा का पानी भर के बाद के अंदर सिंचाई करी जाती होगी। धोलावीरा के अंदर जलाशयों का प्रयोग किया गया है। कृषि के लिए वर्षा के जल के संचयन हेतु वो किया जाता होगा, संचयन मतलब उसको इकट्ठा करने हेतु किया जाता। तो ये वाला यहाँ पर खत्म होता है। फिर यहाँ पर ना थोड़ा सा पूरा वस्तु की पहचान कैसे की जाती थी, इसके अंदर मैंने बस ये बताया था, ये अब्तल चक्कियों की बात हो रही थी इसके अंदर। तो चक्की मिली थी, जिसका नीचे का हिस्सा ऐसे है, सुडोल टाइप का है, और ऊपर का सपाट हिस्सा है, और जो उसके ऊपर पत्थर घिसने वाला मिला है, जो उसी के साथ ही मिला है, वो भी काफी घिसा हुआ है। तो हमें पता चलता है कि वो अनाज के दानों को पीसा भी करते थे थोड़ा सा। तो ये भी कह सकते हैं उसके अनाज के दानों को पीसा करते थे, या फिर किसी और चीज को पीसने के लिए भी वो यूज करा करते होंगे चक्कियों को। चक्कियों का पता कैसे चला है, क्योंकि नीचे का हिस्सा ऐसे जो नीचे फंसाया गया था, मिट्टी के अंदर फंसाया गया था, वो वैसा का वैसा ही है, जबकि ऊपर का हिस्सा काफी सपाट हो चुका है। तो इससे पता चलता है कि वो चीज घिसी जाती होगी पत्थर से।
तो वही चीज हमें सेम अवशेष मिला है, जो कि यहाँ दिखाया भी गया है। और यहाँ पर एक साइड के अंदर एक और पिक्चर दे रखी है, धोलावीरा से मिला जलाशय, इसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये जो धोलावीरा का हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा है, धोलावीरा का जो जलाशय मिला है, उसके अंदर, इस जलाशय के अंदर ये जो दिखाया गया है, ये जलाशय के बारे में हम एक बार पढ़ चुके, स्नानागार के अंदर हमने पढ़ा था, साइड के अंदर वो बनाई जाती थी नीचे जाने के लिए सीढ़ियां, और बीच के अंदर वो एक पानी भरने वाला होता था, एक छोटा सा मुख भी होता था जिसके अंदर से बाहर भी निकली जाती थी। ये जलाशय है, ये स्नानागार नहीं है। जलाशय के अंदर पानी भरा जाता है जिससे फिर स्नानागार तक पानी पहुंचता है, लेकिन ये जलाशय किसके लिए यूज करा जाता था? कृषि के लिए। ये याद रखना, धोलावीरा का जो ये जलाशय मिला है, ये किसके लिए यूज करा जाता है? कृषि के लिए। पानी जो इकट्ठा करा जाता था किससे? वर्षा से। तो यहाँ पर ये चीज एक तरह से दिखाई गई है किस तरह से बना हुआ है। फिर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर के रूप में, नियोजित शहर मतलब प्लानिंग करके जो चीज बनाई गई है, पहले से ही प्लान कर रखा था कि हाँ ऐसे ऐसे हमें चीजें बनानी है, ऐसे घर बनाने हैं, उसके साथ में ऐसे नाले बनाने हैं, ऐसी गलियां बनानी है, वो सब चीजें प्लानिंग करके बनाई गई है। क्योंकि जब भी हम अनप्लान बनाते हैं ना, तो हम बाद में सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, अब तो ये इसके अंदर फिट ही नहीं हो पा रहा है हमारे उसके अंदर। तो यहाँ पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर नगर नियोजन प्रणाली को अपनाया गया था। नगर नियोजन प्रणाली मतलब प्लानिंग करके नगर को बसाया गया था। तो जो मोहनजोदड़ो है वो आपका सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है, जबकि सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा। ये दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। और ये हमें ये पता होना चाहिए कि जो मोहनजोदड़ो है उनको किन दो भागों में विभाजित कर रखा है। तो आपका एक दुर्ग है और एक निचला शहर है। दुर्ग और निचला शहर दोनों को ही दीवारों से घेरा गया है, आसपास के दीवारों से घेरा गया है। ऐसा माना जाता है दुर्ग के अंदर आपके शासक वर्ग, परिवार वाले, उनके संबंधी रहा करते होंगे, या फिर धनी व्यापारी वगैरह रहा करते होंगे। लेकिन जो आपका निचला शहर है उसके अंदर आम लोग रहा करते होंगे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि हमें जो भी बड़ी संरचनाएं मिली हैं, वो सारी बड़ी संरचनाएं किससे मिली हैं? हमें दुर्ग से प्राप्त हुई हैं। इसलिए हमें लगता है कि जो भी इंसान वहां रह रहे होंगे, या फिर हम कह सकते हैं जो भी इंसान वहां होंगे उस टाइम पे दुर्ग के अंदर, वो काफी धनी होंगे, उनके पास पैसा काफी होगा। तो यहाँ पर हमने मोहनजोदड़ो की बात कर रहे थे। मोहनजोदड़ो दो बस्ती के अंदर विभाजित है। दो बस्ती आपकी, एक दुर्ग है और एक निचला शहर है। दुर्ग के अंदर जो है वो बड़ी संरचनाएं पाई गई है, जिससे हमें लगता है कि वहां पर शासक वर्ग रहा करता होगा, उसमें संबंधी रहा करते होंगे। जो निचला शहर है, निचला या फिर इतना है स्तर है, उसके अंदर हमें कोई भी इतनी बड़ी संरचना मिली नहीं है, ना ही वहां पर कुछ ऐसी पूरा वस्तु हमें मिली है जो काफी धनी वाले चीज की हो। तो ऐसा माना जाता है कि दुर्ग ही ऐसा स्थान होगा जहां पर आपके पैसे वाले लोग, धनी व्यापारी, शासक वर्ग, ये सब रहा करते होंगे। और दुर्ग को कुछ ऊंचाई पर बनाया गया है, जबकि जो ये निचला शहर है उसको थोड़ा नीचे बनाया गया है। इससे भी हमें थोड़ा विभाजित करने के अंदर वो मिल जाता है कि जब चीज को ऊंचाई पर बनाया गया है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो चीज नीचे बनाई गई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी। और साथ के अंदर धनी लोग हमेशा कम होते हैं संख्या के अंदर, इसलिए दुर्ग का एरिया जो है वो कम है, जबकि जो आम लोग होते हैं वो काफी बड़े होते हैं संख्या के अंदर, इसलिए जो निचला शहर है उसका जो एरिया है वो काफी बड़ा है। अब यहाँ पर अगर बात करी जाए तो यहाँ पर उन्होंने बोला है बस्ती को दो भागों में विभाजित करा गया है। एक बस्ती छोटी थी तो दूसरी बस्ती आपकी बड़ी थी, और अधिक बड़ी होती थी, लेकिन उसे जो दूसरी वाली बस्ती है ना वो काफी बड़ी थी, उसको नीचे बनाया गया है। और दोनों ही बस्ती को किससे घेरा गया है? आपको जो दीवारों से घेरा गया, किलेबंदी उससे करी गई है। दुर्ग में शासक वर्ग का परिवार रहता होगा, निचली बस्ती में सामान्य लोग रहा करते होंगे, ऐसा माना जाता है। दुर्ग की जो संरचनाएं हैं वो कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनाई गई है। दुर्ग की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे, चबूतरे मतलब इतना बड़ा हिस्सा होता है जिसके ऊपर बनाई जाती है चीज, तो मतलब उसको ऊंचाई पर उठाने के लिए वो चीज करी गई होगी, जिससे उसकी महत्वपूर्ण होना एक तरह से दिखाया जाए कि वो चीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी तुमने देखा होगा कोई वो आते हैं ना, तीन आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इंसान आते हैं, तो उसके अंदर जब भी तुमने देखा होगा स्पोर्ट्स के अंदर, तो उसमें ऊंचे नीचे होते हैं। वो फर्स्ट वाला ऊपर होता है, सेकंड वाला इतना होता है, फिर थर्ड वाला सबसे नीचे होता है। तो यहाँ पर उसी उससे सोचो कि जो इस चीज को ऊपर बनाया गया है वो ऊंचा है, और जो चीज नीचे बनाई गई है वो नीचा है, उसकी कैटेगरी नीची है। तो यहाँ पर वही समझाया गया है। दुर्ग की संरचनाएं कच्ची ईंटों की चबूतरों में बनाई गई थी, इसकी ऊंचाई अधिक थी। दुर्ग को निचले शहर से अलग करने के लिए दीवार से घेरा गया था। फिर आगे बताने की कोशिश करी गई है कि निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था, कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर भी बनाया गया है, और चबूतरे नींव का कार्य क्या करते थे। नींव मतलब क्या होता है? जो हम नीचे की चीज मजबूत बनाते हैं, जिससे मकान खड़ा का खड़ा रहे। तो जो चबूतरे होंगे वो शायद नींव का कार्य क्या करते होंगे, उन्होंने ये बताया है। ऐसा अनुमान लगाता है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर ढोता होगा, तो यहाँ पर एक तरह से बताया गया कि कितना ज्यादा श्रम लिया जाता था। ये हमें नहीं लिखना है क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट बैठ गया है कि जो वहां पर श्रम लिया जाता था, जो चीजें बनाने के लिए वो लिया है, मेहनत ली है, वो काफी ज्यादा ली है।
वो दिखाने की कोशिश करी गई है। फिर नीचे आ जाओ लास्ट पैराग्राफ पे, शहर का संपूर्ण भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया है, इसलिए ऐसा जान पड़ता है कि पहले बस्ती की योजना बनाई गई होगी और फिर उसे योजना का कार्यान्वयन किया होगा, क्योंकि बहुत ही सीमा के साथ चीजें बनाई गई है। मतलब जितना चबूतरा बना है उतनी ही वो भवन बना है, या फिर जितनी ही चीजों को विकास करना था, जितना चीजें बड़ी बनानी थी उतनी ही चीजें बड़ी बनाई गई हैं। तो ऐसा सोचा गया है, ऐसा माना गया है कि शायद पहले चबूतरों को जो बनाया गया है या फिर पहले जो भवन का निर्माण जो हुआ है वो सब चीजें योजना के अंतर्गत ही थी। पहले योजना बनाई गई थी, प्लानिंग करी गई थी कैसे कैसे चीजें बनानी है, फिर उसके आगे चलकर योजना का कार्यान्वयन करा गया होगा, योजना को अमल में लाया गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ईंटें, वहां की जो ईंटें है ना, हमें पूरी की पूरी जो हड़प्पा बस्ती है, हड़प्पा सभ्यता है, उन सबकी ईंटों का अनुपात सेम मिला है। पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता की जहां तक वो फैली हुई है सबका अनुपात सेम मिला है। ईंटें जो या तो भली धूप में सुखाकर बनाई जाती थी या फिर भट्टी में पकाकर बनाई जाती थी, प्रत्येक एक निश्चित अनुपात की मिली है हमें, और प्रत्येक ईंट की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और दुगनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सारी की सारी जो हड़प्पा की बस्ती है उसके अंदर प्रयोग में लाई गई है। हड़प्पा के दुर्दशा के बारे में बता रखा है। 1875 में अलेक्जेंडर कनिंगम जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल थे, और उन्हें भारतीय पुरातत्व का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये बने थे उस टाइम पे ना हड़प्पा की खोज नहीं हुई थी, लेकिन एक वहां पर रेल पटरी बिछ रही थी जिसके लिए हड़प्पा के कुछ ऊपर ईंटें आ चुकी थी और उनको निकाल के वहां पर रेल पटरी के लिए ले लिया गया था। तो हड़प्पा की दुर्दशा हो चुकी थी, जबकि मोहनजोदड़ो हमें जो मिला है वो काफी अच्छी हालात के अंदर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर नालों के निर्माण के अंदर बता रखा है कि इन्होंने काफी अच्छे तरीके से नालों का भी निर्माण किया, नियोजित ढंग से नालों का निर्माण किया है। हड़प्पा शहरों की सबसे अनोखी विशेषता, सबसे अनोखी पूछा गया है। स्टार्टिंग में जो डाल रखा था हड़प्पाई मोहर, वो क्या है, विशिष्टम पूरा वस्तु। दो चीजों में अंतर करना सीखो, विशिष्टम पूरा वस्तु मतलब सबसे स्पेशल पूरा वस्तु, सबसे अनोखी विशेषता क्या है, नालों का निर्माण। तो नालों का निर्माण जो करा गया है वो भी आपकी एक नियोजित जल निकास प्रणाली बनाई गई थी। तो सबसे विशिष्टम आपकी जो अनोखी विशिष्टता जो है हड़प्पा शहरों की, वो है नियोजित जल निकास प्रणाली। सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ग्रिड मैंने बताया था, जस्ट बॉक्स देन उसमें लाइनें, बहुत ही ग्रिड पद्धति में बनाया गया था सड़कों और गलियों को, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पे ही काट रही है, ऐसा बनाओगे तो समकोण पे ही काटेंगी, बीच में से कट के फिर दूसरा बन जाएगा, तो समकोण पे काटती है। साथ में हमें बताया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि शायद पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया होगा, मतलब पहले गलियां नालियां बनाई गई होंगी, फिर गलियां बनाई गई होंगी, गलियों के साथ फिर आपके सारे घरों को बनाया गया होगा। घरों की एक ना एक दीवार को से गली से सटा होना जरूरी है, कि जिससे पानी जो है वो अंदर का बाहर जा सके, गंदा पानी जो भी अंदर का स्नान घर का जिसका भी होगा वो सारा का सारा बाहर जा सके, वो बताने की कोशिश करी गई है। साथ में इन्होंने बताया है, यहाँ पर आ जाता है वो स्रोत के अंदर, ये सबसे पुरानी खोजी गई प्रणाली थी। ये भी आपका एमसीक्यू है। निश्चित रूप से ये अब तक की खोजी गई सब सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। मतलब आज से पहले हमने नहीं देखा था, हमने पता ही नहीं था कि शायद जल निकास प्रणाली भी ऐसी बनाई जा सकती है। कि नालों का निर्माण जो इन्होंने करा है, नियोजित ढंग से जल निकास प्रणाली बनाई है, वो सबसे पुरानी प्रणाली है जो कि हड़प्पा शहरों में ही देखने के लिए मिलती है। प्रत्येक भवन को गली की नालियों से जोड़ा गया था। मतलब कह सकते हैं कि एक भवन की एक जो दीवार है वो तो गली से जुड़ी होगी और उसी से ही नाली बनी हुई होगी, और मुख्य नाले को गारे में जमाई गई ईंटों से बनाया गया था। मतलब जो मुख्य नाला होता है, हमारे में सीवर होता है ना, उसको गारे में, मतलब एक तरह से एक वो होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, उसमें जमाई गई ईंटों के साथ उसको बनाया गया था, और उसके ऊपर एक उसका सिल्टा क्या कहता है उसको, सिल्ली, सिलपट्टा वो होता है घिसने वाली चीज, सिल्ली रखी गई थी, तो जिससे आपका वो हटाई जा सके जब भी उसको सफाई करनी हो अंदर से। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन्हें ऐसी ईंटों से ढका जाता था जिन्हें सफाई के टाइम पर हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका, ये भी उसे कहते हैं, सिल्ली को ही कहते हैं, चूना पत्थर की जो पट्टिका होती है उसको यूज करा गया है, ये इन्होंने बताया गया है। फिर उन्होंने आगे गृह स्थापत्य के बारे में बताया है। गृह स्थापत्य जो है हड़प्पा सभ्यता में कुछ ऊंचाई पर बने शहर को दुर्ग कहा गया, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। निचला शहर आपके जो आम लोगों का निवास था, निचला शहर के अंदर जो भवन मिले हैं उन्हीं के बारे में इन्होंने बताया है। तो निचला शहर में जो भवन मिले हैं वो एक आंगन पे केंद्रित होते थे, उस आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, और जो आंगन है उसके अंदर आपका ग्रीष्म ऋतु के अंदर काम करा जाता था। ग्रीष्म ऋतु मतलब ऐसी ऋतु जो आपकी गर्मी वाली ऋतु होती है, तो उस आंगन में उस ऋतु पे काम करा जाता था। यहाँ पर बता रखा है
खाना पकाने, कताई करने जैसी गतिविधियों में वो काम करा जाता था, मतलब खाना पकाने या फिर जो कपास को काटा जाके वो बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, उसके लिए यूज करा जाता होगा। लोग अपनी एकांतता को बहुत महत्व देता था, लोग अपने देखते थे कि प्राइवेसी काफी अच्छी मैटर करती थी उनके लिए, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी भूमि तल के जो ग्राउंड फ्लोर के वो होते हैं, घर होते हैं, उसमें एक भी खिड़की नहीं बनाई है। उन्होंने हर उसको ऊपर बनाया है, खिड़कियों को ऊपर बनाया है। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि आंतरिक भाग जो है घर का, अंदर का जो कमरा होता है, फिर अंदर का जो हिस्सा होता है, जैसे हम घर के अंदर घुसते हैं प्रवेश द्वार से, तो उससे सीधा हम अंदर के जगह को नहीं देख सकते थे। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश करी है कि आंतरिक भाग जो होता है उसे सीधा हम देख नहीं सकते थे घुसते ही। और इन्होंने ये बताया है प्रत्येक घर का अपना एक स्नानघर होता था, और जिसकी फर्श ईंटों से बनी होती थी स्नानघर की, क्योंकि वही शुरू में भी बताया था और लास्ट में भी बताया, थोड़ा सा आगे चल के हम जब उसके बारे में पढ़ेंगे स्नानघर के, कि जो फर्श होती थी वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी, जिससे कीचड़ वगैरह ना फैले। तो फर्श जो होती थी वो ईंटों से बनाई जाती थी, और स्नानघर की नालियों की दीवार जो होती थी वो उसके बाहर निकल जाती था पानी, ये बताया गया है। कुछ घरों में दूसरे तल तक जाने के लिए सीढ़ियां भी मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि शायद फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी हुआ करते होंगे, दूसरे फ्लोर तक हुआ करते होंगे। कई जगहों में कुएं मिले हैं जो कि हमें आगे के कमरे में ही प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें लगता है कि शायद आने जाने के लिए लोगों के राहगीर जो होते हैं उनके लिए वो कुएं बनाए गए होंगे, जिससे उन्हें पानी की किल्लत ना महसूस हुए। और हड़प्पा सभ्यता के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं मोहनजोदड़ो के अंदर, कुओं की कुल संख्या आपकी 700 के करीब मिली है, जो कि एक मार्क्स का एमसीक्यू है आपका। फिर आगे आपका दुर्ग के अंदर बात होती है। अभी हमने आवास जो पढ़े हैं वो आपके नॉर्मल वाले जो एरिया था ना, निचला शहर वाला, जिसमें आपके नॉर्मल लोग रहते थे, उनकी बात हो रही थी। अब हम दुर्ग की बात कर रहे हैं। दुर्ग के अंदर ये कुछ एमसीक्यू आ रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर। सार्वजनिक प्रयोगों के लिए कुछ चीजें, विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दुर्ग की संरचनाओं को बनाया गया होगा। कुछ संरचनाएं दुर्ग की जो है वो कुछ बड़े तबके के लोगों के लिए उपयोग के लिए बनाया गया होगा, ये बताया उन्होंने। उन्होंने बताया है इन संरचनाओं में एक माल गोदाम है, और एक है आपका ये वाला विशाल स्नानागार। ये दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत बड़ी संरचना है। पूरी हड़प्पा सभ्यता की दो बड़ी संरचना कौन सी है? माल गोदाम और विशाल स्नानागार। माल गोदाम जो है वो तो आपका शासक वर्ग का हो जाएगा, लेकिन जो विशाल स्नानागार है वो आपका आम लोग भी इस्तेमाल कर सकते थे। आम लोग मतलब वो जो वहां दुर्ग में रह रहे हैं, वो लोग भी सार्वजनिक था, क्योंकि है मोहनजोदड़ो का जो माल गोदाम था अनाज रखने की, जिसे कोठार कहा जाता है, वो वहां की सबसे विशाल इमारत है। सबसे विशाल इमारत मतलब कह सकते हैं फर्स्ट नंबर पे ये आती है माल गोदाम। फर्स्ट नंबर पे माल गोदाम, सेकंड नंबर पे विशाल स्नानागार। और इसके अंदर बता रखा है कि वो कितना लंबा और कितना चौड़ा था। तो 45.71 मीटर लंबा था और 15.23 मीटर वो चौड़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इन्होंने आगे चल के ये चालू कर दिया है स्नानागार के बारे में, कि जो सार्वजनिक स्थल था उसके अंदर सबसे बड़ा विशाल स्नानागार आता है, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले पर ही था। टीला मतलब क्या होता है? हाँ, ऊंचाई, टीला ऐसा होता है। तो दुर्ग के टीले के भी बनाया गया था। यह ईंटों के स्थापत्य का बहुत सुंदर उदाहरण था। एक मार्क्स का एमसीक्यू, ईंटों के स्थापत्य का बहुत सुंदर उदाहरण है। फिर सुंदर उदाहरण क्या था मोहनजोदड़ो के अंदर? तो आपका विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार जिसे आंगन में बनाया गया था, और एक आयताकार जलाशय था, चारों ओर से गलियारे से जुड़ा हुआ था, गलियारा, गैलरी टाइप की, उससे जुड़ा हुआ था। दोनों तरफ पे जलाशय के तल के जाने के लिए, उत्तर और दक्षिण के अंदर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। जलाशय के किनारों को ईंटों के से जमा कर जिप्सम के गारे के प्रयोग से जलबद्ध किया जाता था। पीछे गारा यूज करा था, अब इन्होंने बताया किसका गारा बनता था, तो जिप्सम का गारा बनाया जाता था। इसके तीनों और कमरे बने हुए थे, जिसमें से एक बड़ा जो कमरा था उसके अंदर कुआं हुआ था करता था, जिससे आपका पानी जलाशय में आया करता होगा, और देन वो नहाने वाने के लिए यूज करा होता है। इसका पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। जलाशय के कोने में निर्गम मुख था, छोटा मुख था, उससे बाहर निकल जाता होगा आपका पानी, जो गंदा पानी हुआ करता होगा, मतलब जैसे स्नान कर लिया फिर उसके बाद जो गंदा पानी है वो बाहर निकाल जाता होगा वहां से, वो बताया गया है। हमारे यहाँ पर जलाशय का यूज करना, या फिर हम कह सकते हैं पानी में डुबकी लगाने को पवित्र माना जाता है, कि अगर हम नदियों के अंदर पानी के अंदर डुबकी लगाएंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। तो शायद ये जो इतना बड़ा विशाल स्नानागार बनाया गया था अनुष्ठानिक कार्यक्रमों के लिए बनाया गया था, क्योंकि भारत के अंदर हिंदू धर्म के अंदर सबसे ज्यादा महत्व रखता है स्नान करना पवित्र पानी का। तो ये बताया गया है। फिर आगे चल के सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन में शवाधान और विलासिता की वस्तु के बारे में बताया गया है। शवाधान में बता रखा है पहले मिस्र के बारे में, कि मिस्र के जो शवाधान होते थे उनके अंदर आपके पिरामिड के अंदर वो शवाधान बनाए जाते थे, और उनके आसपास, शवाधान के आसपास काफी ज्यादा भारी मात्रा के अंदर उपयोग करने वाली वस्तुएं रखी जाती थी, और साथ में महंगी वस्तुएं भी रखी जाती थी।
यहाँ पर आगे बता रखा है हड़प्पा स्थलों से जो भी समाधान प्राप्त हुए हैं उनमें मृतकों को सामान्य गर्तों में दफनाया जाता होगा, नीचे दफनाया जाता होगा। और कभी कभी समाधान गर्तों की बनावट एक दूसरे से भिन्न पाई गई है। हमें ऐसा लगता है कि शायद जो भिन्नता मिली है ना वो उसमें डिपेंड करती है पैसों के ऊपर। धनी लोगों की काफी अच्छी है और निर्धन लोग हैं उनकी काफी अच्छी नहीं है, वो जस्ट नॉर्मल बनाई गई है। तो यहाँ पर यही बताया गया है हड़प्पा स्थल के कुछ कब्र जो थे उनके साथ में हमें मृदभांड आभूषण वगैरह भी मिले हैं, जिससे हमें लगता है कि शायद ये भी जीवन खत्म होने के बाद मरणोपरांत जो जीवन होता है उसमें बिलीव करते होंगे, मतलब एक तरह से उसमें विश्वास रखते होंगे। मरणोपरांत जीवन मतलब मरने के बाद का जीवन। ये मिस्री सभ्यता से इन्होंने उठा रखा है कि उनसे सिमिलरिटी है मिस्री सभ्यता से, कि ये भी शायद मरणोपरांत जीवन के अंदर आपका थोड़ा विश्वास रखते होंगे, क्योंकि इनके आसपास जो वस्तुएं मिली हैं वो यूज करने वाली वस्तुएं हैं। मेजबान वगैरह, शीशे वगैरह के जो ये द्रपण वगैरह मिले हैं, ये सारी चीजें यूज करने वाली हैं जो मरने के बाद की। लेकिन ये एक अच्छी चीज इनके दिमाग में अच्छी चीज थी कि इन्होंने महंगी वस्तुओं को नहीं रखा है। कोई भी महंगी वस्तु इसके आसपास किसी भी शवाधान के आसपास नहीं मिली है, जबकि मिस्र के अंदर महंगी वस्तुएं काफी बड़ी मात्रा में प्राप्त हुआ करती थी। यहाँ पर बता रखा है पुरुषों महिलाओं दोनों के शवाधान से हमें आभूषण मिले हैं। तो ऐसा लगता है पुरुष के साथ साथ महिला के साथ साथ पुरुष भी आभूषण पहना करते होंगे। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों की खुदाई करी थी। उसके बाद से हमें उत्खनों में एक पुरुष की खोपड़ी प्राप्त हुई है। उस पुरुष की खोपड़ी के पास शंख के 3 छल्ले, जैस्पर जो एक प्रकार का उपरतन है वो मिला है, साथ में मन के सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मन के से बना हुआ एक आभूषण ये मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि एक पुरुष की खोपड़ी या फिर पुरुष जो है वो इस प्रकार के गहने पहना करता होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर आपके पुरुष भी गहने पहना करती है। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ भी दफनाया गया है, ये हमें पता चला है। लेकिन मिस्र की जैसी परंपरा थी कि काफी ज्यादा भारी मात्रा में सोना वगैरह दफनाना उनके साथ में, वो सब चीजें इनने नहीं करी थी, इनका उस चीज में दिमाग नहीं था। अगर हम बात करें विलासिता की वस्तु की खोज के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे स्थल थे जहां पर विलासिता की वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं, लेकिन वो स्थल कौन से थे? बड़ी बस्तियां। बड़ी बस्तियों के अंदर ही हमें विलासिता की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जबकि जो नॉर्मल डेली यूज के जो चीजें होती हैं वो हमें छोटी छोटी बस्तियों से प्राप्त हुई है या फिर सारी बस्तियों से प्राप्त हुई है। डेली यूज की जो चीजें होती हैं वो हमें कैसे पता चला कि ये डेली यूज की है? अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे बता रखा है कि मिट्टी से जो सामान्य रूप से बनाई जा सकती है, चक्कियां, मृदभांड, सुइयां, छावा, ये सब चीजें आपकी डेली यूज की होती है, तो ये हमें हर जगह से प्राप्त हुई है। लेकिन एक फ्यांस जो है उससे, फ्यांस एक वो है पदार्थ है, उससे बना हुआ एक पात्र जो है वो हमें कुछ कुछ स्थलों से प्राप्त हुआ है, और वो कुछ स्थल कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ऐसी बड़ी बस्तियां प्राप्त हुई हैं, वहीं से ये हमें ऐसे प्रकार की चीजें प्राप्त हुई हैं। इससे हमें क्या डिफरेंस पता चलता है कि कौन सी जगह है जहां पर ज्यादा विकसित लोग रहा करते होंगे या फिर ज्यादा धनी लोग रहा करते होंगे, और कौन सी ऐसी जगह है जहां पर नॉर्मल रहा करते होंगे। जो फ्यांस है वो कैसे बनाया जाता था? किसी भी रेत, बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था। फ्यांस जो था वो कैसे बनाया जाता था? किसी भी रेत, बालू और रंग और चिपचिपे पदार्थ को पकाकर बनाया जाता था। ये काफी कीमती माने जाते थे ये जो फ्यांस होते थे, क्योंकि इन्हें आसानी से नहीं बनाया जाता था। जिसके अंदर मेहनत लगती है उसी के पैसे होते हैं, जिसमें मेहनत लगती है उसी के पैसे होते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे भी अगर तुम बात करो, जो हाथ से बुनाई हुई चीजें होती है या फिर हाथ से तोड़ी हुई चीजें होती है या फिर हाथ से वो बनाते हैं ना, ऊन का कुछ बनाते हैं, तो वो काफी महंगा होता है। लेकिन जो तुम ऐसे ही उसमें जाओगे, किसी चीजें वैसे लेने जाते हैं ना, तो हमें मशीन से बनी हुई वो उसकी भी मिल जाती है ऊन की, वो महंगी नहीं होती। तो ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ से ये काफी मेहनत से बनाया जाता था, इसलिए ये महंगा होता था, इसलिए इसको विलासिता के वस्तुओं में डाला गया है। विलासिता मतलब होता है महंगी, एक्सपेंसिव चीज जिसका ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन वो एक तरह से शौक के लिए रखी जाती है, वो होती है विलासिता। विलासिता वैसे एक और के लिए भी यूज करा जाता है, वस्तु लगा रखा है इसलिए मैंने वस्तु के बारे में बताया। विलासिता वैसे उसके लिए भी होता है कि जैसे मैं बात करूं कि मोह में आ जाना, मोह भंग हो जाना होता है ना, कि शराब पीना, जुए सट्टे खेलना, वो भी विलासिता में आता है, वो विलासिता बिहेवियर में आता है। विलासिता की वस्तु में कौन सी चीज आती है? महंगी वस्तुएं, एक्सपेंसिव वस्तुएं, जो उसकी हाँ दुर्लभ वस्तुएं या फिर ऐसी वस्तुएं जिनका कोई मोल ही इतना ऊंचा होता है कि आम लोग को खरीद ही नहीं पाएंगे उसको कभी, तो वैसी चीजें यहाँ पे बता रखा है। महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं जो ज्यादातर आपके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी वस्तुओं में प्राप्त हुई है, छोटी वस्तुओं में उनका प्राप्त होना ऐसा माना जाता है दुर्लभ ही था। फ्रांस से बनाया गया लघु पात्र जो था उसको, उसमें क्या चीज रखी जाती थी? ये आ चुका है क्वेश्चन आपका पिछले प्रीवियस ईयर के अंदर। सुगंधित द्रव्यों को रखा जाता था।
प्यान से बनी हुई जो पात्र होता था उसके अंदर क्या चीज रखी जाती थी, सुगंधित द्रव्यों को रखा जाता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के स्थल से मिला है, ये वापस से उन्होंने बताया। काली मंगन जैसी छोटी वस्तु से बिल्कुल नहीं मिला है। और साथ के अंदर सोना भी जो होता था वो भी दुर्लभ होता था, कि वो मिल जाए ना किसी स्थान से तो ऐसा माना जाता था कि वो स्थान काफी ऊंचा हुआ करता होगा, तो सोना मिलना भी काफी दुर्लभ होता था। आज की तरह शायद वो भी कीमती हुआ करता था, क्योंकि ये बस्ती हमारी उत्तर पश्चिम के अंदर है, इसलिए वहां पर सोना लाना बहुत महंगा होता था, नीचे से लेके ऊपर तक जाना काफी महंगा होता है, तो इसलिए सोना मिलना भी ऐसा माना जाता है काफी दुर्लभ बात है। खुदाई में मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से हमें कुछ कुछ प्राप्त हुए हैं कि हड़प्पा स्थलों पे जब खुदाई हुई थी तो हमें सोने के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं, ऐसा नहीं है सोना नहीं मिला है, लेकिन बहुत कम मात्रा में मिला है, जो कि बड़ी बड़ी वस्तुओं से प्राप्त हुए हैं। शिल्प उत्पादन, इसके अंदर आपका बता रखा है कि एक छोटी बस्ती थी, एक बहुत छोटी बस्ती थी, वो थी चंदहुद्रो। एक बहुत छोटी बस्ती थी, वो थी चंदहुद्रो, जो कि शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। एक मार्क्स का एमसीक्यू। चंदहुद्रो एक छोटी बस्ती थी जो कि शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प उत्पादन में क्या क्या चीजें करी जाती थी, मनके बनाना। शिल्प उत्पादन में ऐसा मतलब होता है चीजों को बनाना, लेकिन उस टाइम पे शिल्प उत्पादन किसके लिए यूज करा जाता था, मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातुकर्म, मोहर निर्माण, ये सब चीजें आपकी शिल्प उत्पादन में आ जाती थी। फिर आगे चल के इन्होंने मनकों के निर्माण के लिए पदार्थों का जो प्रयोग किया जाता था उसके बारे में बता रखा है कि कौन कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। तो कार्नियल, जो कि आपका सुंदर लाल रंग का हुआ करता था, साथ में जेस्पर, स्वेटिक, कार्टर्स, सेलखड़ी जैसे पत्थर, ये कार्नियल, जेस्पर, स्वेटिक, कार्टर्स, ये जो है ना ये सारे रत्नों के नाम है। फिर सेलखड़ी जो है वो पत्थर का नाम है, तांबा, कांसा, सोना ये धातुएं हैं। शंख, प्याज, पकी मिट्टी, ये सब चीजें यूज करी जाती थी। कुछ मनके जो होते थे वो दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाया जाता था, और कुछ मनके सोने के टॉप वाले पत्थरों से भी बनाए जाते थे। मनकों का आकार कौन सा होता था, चक्राकार, बेलनाकार, गोलनाकार, ढोलनाकार और खंडित भी हुआ करते थे, कुछ टूटे फूटे। कुछ मनकों को उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया भी जाता था, कुछ के ऊपर, मनकों के ऊपर रेखा चित्र भी बनाए गए हैं, ऐसा प्राप्त हुआ है हमें। फिर उन्होंने बताया है मनके के निर्माण में जो भी तकनीकों का यूज करा है वो अलग अलग हुआ करती थी। जो आपकी हल्के पत्थर हुआ करते थे उनको हल्के रूप से, मुलायम रूप से यूज करा जाता था, मतलब कह सकते हैं उनपे ज्यादा वो नहीं करा जाता था, दबाव नहीं दिया जाता था। जो काफी भारी भरकम पत्थर होते थे उनको काफी दबाव देके उनको तोड़ा जाता था, और कुछ ऐसे मन के, मतलब मन के बनाने का ऐसी प्रक्रिया होती थी कि बस तोड़ा और देन उनको यूज कर लिया उन पत्थरों को, मतलब ऐसे ही टूटे फूटे हालात के अंदर। तो वो जस्ट फैशन के ऊपर है, कैसा फैशन हुआ करता था। यहाँ पर फिर इंपॉर्टेंट है कार्नियल का लाल रंग कैसे प्राप्त किया जाता था। तो कार्नियल का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों से मनके को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था, ये याद करना है। कार्नियल का लाल रंग जो है पीले रंग के कच्चे माल से, उत्पादन के विभिन्न चरणों से, मनकों का जो आग में पकाकर फिर प्राप्त किया जाता था, कार्नियल का लाल रंग। सबसे पहले पत्थर के पिंडों को अपरिष्कृत उसमें तोड़ लिया जाता था कारों में। अपरिष्कृत मतलब ऐसे ही कोई से आकार में, जस्ट तोड़ा आकार बन गया वही आकार में, और फिर बारीकी से शल्क निकालकर, उनके अंदर का सॉफ्ट भाग निकालकर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इसमें छेद करने के बाद वो मनका बन जाता था, एक उत्पादन, एक प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। यहाँ पर फिर नेक्स्ट वाला पैराग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें मैप के लिए भी और साथ में आपका उसके लिए भी, एमसीक्यू के लिए। मैंने देखा हुआ ये वाले क्वेश्चन काफी बार आपके एमसीक्यू अंदर, और मैप में तो मतलब ऐसे ऐसे आए जा रहे हैं। तो आपका हड़प्पा सभ्यता की दो बस्तियां नागेश्वर और बालाकोट समुद्र तट के पास है, शंख निर्माण के लिए यूज करी जाती है। शंख यहाँ से प्राप्त होता है, शंखों से जो मनके बनाए जाते हैं उसके लिए ये यूज करी जाती है। नागेश्वर और बालाकोट मैप के अंदर कैसे आता है, मैप के अंदर एक पॉइंट आ जाता है नागेश्वर का, उसमें फिर ए लिख देते हैं और फिर पूछा जाता है ए के बारे में। ये वो बस्ती है हड़प्पा सभ्यता की जो शंख, जो जहां से प्राप्त होता था, ऐसे आता है, जहां से शंख प्राप्त होता है हड़प्पाई बस्ती। ऐसे ही ऊपर वाली जो चंद्रहुद्रो थी ना, शिल्प उत्पादन में संलग्न बस्ती हड़प्पाई, ऐसे आते हैं मैप के अंदर क्वेश्चन। 12th के अंदर मैप के अंदर क्वेश्चन यही है, जैसे जो हमारे यहाँ पर जो एमसीक्यू होते हैं ना वही मैप के अंदर उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां हैं नागेश्वर, बालाकोट, ये समुद्र तट के पास है। शंख निर्माण के लिए काफी ज्यादा, शंख प्राप्त करने के लिए काफी ज्यादा यूज कराई जाती है इनको। शंखों से क्या क्या बनाया जाता था, चूड़ियां, करछियां, पच्चीकारी, ये सब वस्तुएं बनाई जाती थी, और इन्हीं का ये केंद्र थी। हमें कैसे पता चलता है कि उत्पादन केंद्र कौन से हुआ करते हैं, मतलब कहाँ पर चीजें बनाई जाती थी। तो जो भी हड़प्पा लोग हुआ करते थे उन्होंने जहां भी बनाया वहीं पर ही कुछ कूड़ा करकट छोड़ दिया था, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें बनाई जाती होंगी। तो कूड़ा करकट हमारे लिए क्या बन गया है, उनका स्रोत जानने का, उत्पादन केंद्रों का, कि कहां पर क्या चीज बनाई जाती होगी।
तो ये माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां जो है इन्होंने बताया है, दूर दूर से माल प्राप्त करा जाता था, ऐसा नहीं है सिर्फ स्थानीय जगहों से ही प्राप्त होता है। स्थानीय जगहों से बड़ी मात्रा में मिला है, क्योंकि हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ में वही बता रखा है, स्थानीय जगहों से भी बड़ी मात्रा में मिला है, लेकिन साथ साथ में इन्होंने उत्तर दक्षिण दक्षिण के हिस्सों से भी काफी प्राप्त करा है माल। और दक्षिण से सबसे ज्यादा क्या मंगाया गया है, सोना। सोना काफी मंगाया गया कर्नाटक के कोलार जिले। नागेश्वर और बालाकोट से क्या मिलता है, शंख आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। साथ में आपका जो अफगानिस्तान है उसके शौदगोई नगर से, शौदगोई जो जगह है उससे नीले रंग के पत्थर लाजवंत मणि ये मिल जाते हैं। लोथल जहां से कार्नियल गुजरात के बड़ौद से मिल जाता है। साथ में फिर आगे चल के बताया गया है सीलखड़ी जो दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मिली है। धातु जो राजस्थान से मिल जाता है, राजस्थान के खेतीड़ी अंचल से तांबा मिल जाता है। साथ में दक्षिण भारत जिसमें कर्नाटक कोलार है वो आपका सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब जगह थी जहां से सब चीजें मिलती है। ये एक मार्क्स से एमसीक्यू में भी आती है और ये आपका एक क्वेश्चन भी है, माल प्राप्त किस प्रकार किया जाता था। तो एमसीक्यू कैसे आएगा, लिख देंगे ऊपर हड़प्पाई नगर के अंदर सोना, हड़प्पाई सभ्यता के अंदर सोना कहां से प्राप्त किया जाता था, नीचे पॉइंट स्टार, शौर्दुगाई अफगानिस्तान, या फिर अफगानिस्तान डाल देंगे या फिर शौर्दुगाई। जगह भी डाल सकते हैं अंदर की, जैसे यहाँ पे सिर्फ गुजरात लिख रखा था लेकिन उसके आगे गुजरात का भड़ौच भी लिख रखा है, ये याद रखना। ऐसे ही यहाँ पर नीले रंग का जो पत्थर मिला है वो आपका अफगानिस्तान में शौर्दुगाई, अफगानिस्तान के अंदर जो शौर्दुगाई है वहां से है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है अफगानिस्तानी लिखा है, जरूरी नहीं है शौर्दुगाई लिखा है, दोनों याद करने हैं कहां से क्या। ऐसे ही कर्नाटक और कोलार दोनों याद करने हैं सोने के लिए, कर्नाटक के कोलार जगह से।